नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज राहुल क्लासेस में। आज के वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा सवाल सेलेक्ट किया है परसेंटेज का। जो भी सवाल सामने स्क्रीन पे आपको दिखे, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से प्रयास करना है बनाने का और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सारा ही सवाल बहुत ही उम्दा लेवल का है और देखिएगा आप कि सारा सवाल अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो कितना आसानी से बनता है। देखने में सवाल काफ़ी टफ लग सकता है आपको, लेकिन सवाल सारा जो सॉल्यूशन उसका है वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आप देखिए और पढ़िए और खुद से प्रयास कीजिए। देखिए, कहा गया है सवाल में कि एक आदमी प्रति मास 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं की खपत करता है। देखिए, ध्यान रखना बंधु, 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं का खपत करता है। ये जो वजन दिया गया है ना, इसे हम कंजम्पशन यानी खपत कहते हैं। कंजम्पशन यानी खपत। ठीक है, ये है राइस का और ये है व्हीट का। अच्छा, फिर कहा जा रहा है आपसे सवाल में कि राइस का जो प्राइस है वो व्हीट के प्राइस का 20% है ना, यानी कि अगर ये 100 तो ये 20। दैट मीन्स दोनों का जो प्राइस है इनका क्या रेशियो होगा, 1:5। अच्छा, कंजम्पशन का अनुपात है 25 और 9 और उनके प्राइस का अनुपात है 1:5। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पर जो खर्च हो रहा है, मतलब राइस पर और व्हीट पर जो खर्च हो रहा है यानी एक्सपेंडिचर, खर्च, ये खपत है ये खर्च है, दोनों में फ़र्क है। खर्च जो है वो उसका क्या अनुपात होगा, खर्च तो कंजम्पशन इनटू प्राइस होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 25 गुना 1 हमने किया, अनुपात 9 गुना 5 हमने किया। तो ये क्या हो गया, राइस और व्हीट पे जो उस व्यक्ति का खर्च होता होगा जितना पैसा, उसका अनुपात क्या है, 25:45। ये 5 से 5 आप काट दीजिए तो 5:9 आपका हो जाएगा। मतलब अगर वह व्यक्ति 14 रुपया खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है 5 रुपया राइस में खर्च होता होगा, 9 रुपया व्हीट में खर्च होता होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहा गया टोटल कॉस्ट जो है उसका, टोटल खपत जो है, टोटल एक्सपेंडिचर 350 रुपया होता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, 350 रुपया। यानी राइस और व्हीट पे जो खर्च हो रहा है टोटल मिलके 9 5 14 यूनिट का मान 350। तो राइस पे कितना होता है, व्हीट पे कितना होता है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर सवाल में यहाँ पूछा जाता कि बताओ प्रति केजी राइस का दाम क्या है, तो हम पहले ये निकाल लेते कि चूँकि 350 रुपया उसने टोटल खर्च किया है, यानी राइस पे कितना किया होगा, 14 से डिवाइड करके इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो राइस पे टोटल खर्च आ जाता। और चूँकि 25 केजी खपत है तो टोटल जो राइस का कॉस्ट आता उसको हम 25 से डिवाइड कर देते तो राइस का रेट निकल जाता। उसी तरह से व्हीट का भी हम रेट निकाल सकते थे। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन सवाल में आगे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि व्हीट का जो प्राइस है ना, व्हीट का जो प्राइस है उसमें 20% का वृद्धि हो गया। अब देखिए, व्हीट का प्राइस में क्या हो गया, 20% का वृद्धि हो गया। अच्छा, अगर व्हीट का प्राइस में 20% का वृद्धि हो गया है तो उस पर एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ जाएगा। चूँकि आगे अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि व्हीट के प्राइस में तो वृद्धि हुआ है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन है 9 केजी जो खपत होता था, अभी भी 9 केजी ही खपत हो रहा है ना। हमने आपको पहले ही बताया था एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशन। तो ये तो कांस्टेंट है व्हीट के केस में, तो रेट जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दैट मीन्स जो व्हीट है, गेहूं जो है, उसमें 20% का वृद्धि हुआ, यानी अब गेहूं पे उसका खपत जो है ना वो 20% बढ़ जाएगा। तो पहले 9 यूनिट होता था, अब कितना खर्च होगा,
9 यूनिट का 20% यानी 1.8 यूनिट आपका आएगा। आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिएगा। 1.8 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च होगा गेहूं पर। अब वो गेहूं में सवाल में जैसा लिखा गया आगे कि गेहूं में जो गेहूं का वजन है उसमें कमी करने में, मतलब वो ये नहीं करना चाहता है। गेहूं का जो कंजम्पशन है, खपत जो है, उसमें कोई कमी नहीं कर रहा है। तब जाहिर सी बात है कि इतना यूनिट उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा गेहूं पर। अब कह रहा है कि गेहूं में तो नहीं ये बदलाव कर रहा है, लेकिन राइस में वो बदलाव करने के लिए, चूँकि राइस ज़्यादा शायद खरीद रहा है, इसीलिए राइस वो कुछ कम करना चाहता है। वो कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा हमको खर्च हो रहा है ना, उस खर्च को मैनेज करने के लिए राइस का जो खपत है उसमें हम कमी कर देंगे। अच्छा, तो राइस का खपत कितना केजी है? 25 केजी। अच्छा देखिए, 25 केजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर में यहाँ 1.8 यूनिट का वृद्धि हुआ है तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे? 1.8 यूनिट का कमी कर देंगे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर में अगर 1.8 यूनिट का कमी किए तो कितने परसेंट का कमी हो गया? पहले 5 यूनिट होता था, अब 1.8 यूनिट कम। दैट मीन्स 1.8/5 गुना 100 यानी 36% उनके एक्सपेंडिचर में कमी आया। अब राइस के केस में इसी फॉर्मूले को देखिए, इसमें 36% का कमी आया। राइस सवाल में लिखा गया है ना कि राइस का रेट नहीं बदलता है, राइस का रेट तो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी उसी रेशियो में वेरी करेगा जिस रेशियो में एक्सपेंडिचर वेरी करेगा, यानी कंजम्पशन भी हमारा कितना परसेंट से कम हो जाएगा? 36% से। अगर आपने हमारा वेरिएशन का क्लास किया है रेशियो में तो इस सवाल को समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर मुश्किल लगेगा, क्योंकि देखिए वेरिएशन, इसमें पूरा वेरिएशन ही लग रहा है। यहाँ भी पहले तो यहाँ वेरिएशन लग गया, उसके बाद यहाँ वेरिएशन लगा और फिर यहाँ वेरिएशन लगा। ये जो 350 रुपया दिया हुआ है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो 25 केजी 9 केजी नहीं दे करके 50 केजी 18 केजी दिया हुआ रहता तब भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 केजी और 9 केजी नहीं दे करके कहा जाता सवाल में कि दोनों का रेशियो है 25:9, तब भी कोई सवाल में फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये जो केजी दिया है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ अनुपात दे देता हमारा आंसर आ जाता। ये 350 रुपया भी नहीं देता तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को ठीक ठीक से समझिए और एक एक सवाल को खुद से पहले प्रयास कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, आराम से पढ़ना, ठीक है, खुद से प्रयास करना और हड़बड़ी में मत रहना। ऐसा नहीं कि स्टार्ट हम किए 1 मिनट में सवाल बन गया तभी बात बनी, ऐसा नहीं है। पहले आराम आराम से बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट से नहीं की जाती है, स्पीड अपने आप नेचुरली बढ़ेगी। ठीक है, देखिए वेरिएशन का सवाल है ये, बस थोड़ा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाया, थोड़ा वेरिएशन, सवाल आपका ढेर हो जाएगा। जिस रेशियो में, जैसे वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफ़िशियंसी इनटू टाइम। एक व्यक्ति है, 2 सिचुएशन है यहाँ पर, 2 सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में वो टाइप कर रहा है। पहला सिचुएशन में क्या कहा गया है सवाल में कि 20 पंक्ति 10 मिनट में टाइप करता है, 20 पंक्ति 10 मिनट में टाइप करता है। तो 20 लाइन जो है ना ये वर्क हो गया और 10 मिनट क्या हो गया? टाइम हो गया। अब वही व्यक्ति कहा गया हो, वही व्यक्ति, यानी इफ़िशियंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में वर्क वेरी करेगा उस रेशियो में हमारा टाइम वेरी कर जाएगा। ठीक है, अब वर्क जो है उसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जैसे ये पेज हमारा, ये बोर्ड को अगर आप पेज मान लीजिए तो कहा जा रहा है कि 8%, पूरे पेज का 8%, मान लो कि ये है 8%, मार्जिन छोड़ देता है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में भी जब स्कूल में लिखा करते थे, आप देखते होंगे जो लाइन वाला पेज होता था उसमें मार्जिन इधर छोड़ा हुआ रहता था ना, तो वही कहा जा रहा है कि ये 10 मिनट तब लगता है जब उस पेज में 8% मार्जिन छोड़ा गया, यानी टाइप कितना में हुआ? उस पेज का 92% में, यानी 20 लाइन का 92%
टाइप किया गया, तो वर्क हमारा ये हो गया 20 लाइन इंटू 92%, नॉट 20 लाइन का 100%। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि अगली बार क्या हुआ, अगली दफ़ा क्या हुआ कि मार्जिन जो है ना उसको बढ़ा दिया, मार्जिन में वृद्धि कर दिया। कितना परसेंट का वृद्धि किया गया है मार्जिन में? 25% का वृद्धि किया गया है ना। जितना मार्जिन ये छोड़ा करता था, जैसे 8% छोड़ता था ना मार्जिन, अब 25% और एक्स्ट्रा, मतलब 25, 8, 33 मत कर दीजिएगा, ये मार्जिन का 25% बढ़ेगा। तो अब मार्जिन कितना हो जाएगा? 8% का 25% ऐड कीजिएगा, यानी 125/100। 2 बार परसेंटेज होता है, तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि 1% को आप फ्रैक्शन में ऑलवेज कन्वर्ट किया कीजिएगा। ठीक है, 8% का हमने क्या किया? 125/100, यानी अब जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 4, दैट मीन्स 10% आपका आता है। मतलब पहले 8% का मार्जिन छोड़ता था, अब 10% का मार्जिन उसे छोड़ना है। दैट मीन्स पर ये जो है 92 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। वर्क हम देखिए निकाल रहे हैं, पहले वाला वर्क और अभी वाला वर्क का जो रेशियो होगा वही पहले वाला टाइम और अभी वाले टाइम का अनुपात होगा। ठीक है, अच्छा, अब है कि हर एक पेज में 40 लाइन होगा और पेज की संख्या कितनी होगी? 23। तो ये वर्क जितना गुना हो गया है पहले की तुलना में, उतना ही गुना हमारा टाइम हो जाएगा। तो वर्क का रेशियो निकाल लो काट करके। ठीक है, वर्क का रेशियो निकाल लो। जैसे हम देखिए रेशियो का साइन बीच में से डाल दिए, अब चाहें तो ऐसे भी साइन डाल सकते हैं और काट लीजिए। ऊपर वाला वर्क बटा नीचे वाला वर्क, उसी अनुपात में ऊपर वाला टाइम बटा नीचे वाला टाइम। ठीक है, देखिए ये 2 बार में कट गया। अच्छा, 23 दूना 46 और 46 दूना 92 और ये क्या हो जाएगा? 45। यानी वर्क जो है अगर पहले 1 था तो अभी 45 है, 1 और 45 के अनुपात में आ गया है ना, तो हमारा जो टाइम होगा वह भी 1 और 45 के अनुपात में होगा। 1 यूनिट का मान पहले 10 मिनट, तो 45 मिनट का मान 450 मिनट। अब 450 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 60 से डिवाइड कीजिएगा, 6 सत्ते 42, 7 घंटा और 30 मिनट और बच गया, यानी 7.5 घंटा आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बंधु, आसान सवाल था। आइए अगले सवाल में आते हैं। इन सवालों को देखिए, जब एग्जाम में जब ये सारा सवाल आ जाता है ना इस तरह का, जिसमें कि ढेर सारा लिखा हुआ रहता है, तो स्टूडेंट को लगता है कि ये काफ़ी टफ सवाल है, वो नर्वस हो जाते हैं। तो जब भी आपके साथ एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता है तो आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए उसको देख करके, थोड़ा सा भी निगेटिव विचार आपके अंदर आया है, तो सवाल को पढ़ते पढ़ते आप रास्ते में भूल सकते हैं और फिर मिस्टेक होने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले कुछ सही सवाल कर लेना है, कम से कम 10, 20, 50 सवाल सही सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ऐसे ऐसे सवालों में लगना है। ठीक है, जो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इजीली बनता है सवाल, पहले उसमें अटेम्प्ट लिया जाता है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति निवेश किया है 500 रुपया, ठीक है, और कहे आपको कि इसको लाभ हुआ 20% का, तो उसका इनकम यानी आय कितना होगा? ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना कि परसेंट इनकम देखिएगा कि क्या होगा। अगर 20% का परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट इनकम क्या होगा? 120%। और फिर आप क्या कीजिएगा कि इस 500 रुपये को 120 बटा या 120% से, या कहिए 120/100 से गुना कीजिएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हुआ बंधु? नहीं, परसेंट इनकम बराबर क्या हुआ? इनकम यानी टोटल आय। इनकम बराबर क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इंटू परसेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इंटू परसेंट
इनकम। अगर अब बात समझ में आ गई हो तो अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप खुद से फिर पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आइए देखिए, कहा गया है सवाल में कि 3 व्यक्ति है, तीनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया गया है आपको। तीनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है? 3, 4 और 5। और फिर तीनों के परसेंट इनकम का, इसका परसेंट इनकम, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट इनकम नहीं दे करके तीनों के परसेंट इनकम का अनुपात दिया गया है आपको 6, 5, 4। तीनों के परसेंट इनकम का अनुपात दिया गया है 6, 5 और 4, यही है ना, 6, 5, 4। ठीक है, देखिए वेरिएशन का कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको दिया गया है। अगर सवाल में ये दे दिया जाए या ये दे दिया जाए तो सवाल को बनाना आसान होता है, लेकिन जो परसेंट इनकम का रेशियो दे दिया गया है ना, पसीना छुड़ा देगा। अगर पहले से इन चीज़ों को तैयार करके लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ दिमाग ही नहीं काम करेगा कि ये दिया क्या है, परसेंट इनकम का अनुपात दिया गया है, तो अब इसमें हम क्या करें, वहाँ पर ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप वेरिएशन को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। आप कीजिएगा क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, ये है परसेंट इनकम, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो इनकम होता है। तो इनकम का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 सबका कट जाएगा, है ना, तीनों जगह पे 2 मौजूद है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, 10 और 10। अब फिर आपसे कहा जा रहा है कि बी का जो इनकम है वो ए के इनकम से 250 ज़्यादा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 250। टोटल इनकम तीनों का कितना हो जाएगा, 29 यूनिट। 29 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, अगर 30 होता तो 7500 होता, 30 अगर होता तो। अब 7500 में 250 घटाइएगा तो 7250 हो जाएगा, क्योंकि ये 29 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7250, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। बंधु, जो अगला प्रश्न है सीरियल मेंस लेवल का है और मेंस में भी अच्छे सवालों में ये आएगा। आप देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो सवाल को बनाना बेहद आसान है। ठीक है, आप ठीक से एक बार सवाल को पहले पूरा पढ़िए और खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है कि एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने में 10,000 का खर्च आया। ठीक है, फिर सामान को प्रोड्यूस करने में, ये इस्टेब्लिश करने में खर्च आया है, और फिर सामान के प्रोडक्शन में, वस्तुओं के प्रोडक्शन में उसका खर्च कितने का है, 24,000 का, 24,000 का। ठीक है, शॉर्ट में ही लिखते हैं, के फॉर किलो यानी 1000। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है उस कंपनी के पास मशीनों की संख्या जो है, मशीन कितने हैं, 12। जब बिजनेस हुआ तो उसे इनकम कितने का हुआ टोटल साल के अंत में, यानी एनुअल इनकम कितने का हुआ, 48,000 का, 48,000 का। अब बताइए कि अगर इनकम हुआ है 48,000 का, उसका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, 10,000 प्लस 24,000 यानी 34,000 का, तो उसे लाभ कितना मिला, प्रॉफिट कितने का मिला, प्रॉफिट मिला 48,000 माइनस 34 यानी 14,000 का उसे लाभ मिला। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपसे कि जो प्रोडक्शन है इसमें जो खर्च आ रहा है और ये जो इनकम है, ये दोनों सीधा समानुपाती है मशीनों की संख्या का, इसका। दैट मीन्स अगर इसमें वृद्धि हो जाए तो ये और ये बढ़ेगा, इसमें कमी हो जाए तो ये और ये क्या होगा, घट जाएगा। तो फिर कहा गया है कि 8.33% मशीनें बंद रहती हैं, दैट मीन्स डीएक्टिव इन्हें कर दिया गया। तो 12 मशीन का 8.33 यानी 8.33 का मान 1/12, दैट मीन्स 12 का 1/12 कितना होगा, 1। तो एक मशीन बंद रहा, तो एक्टिव कितना मशीन रहा, 11 मशीन।
तो मशीन का संख्या कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, जब डी एक्टिव रहता है इतना परसेंट यानी 1/12 यानी 1, 12 का 1/12 यानी 1, तो एक्टिव कितना है 11 मशीन एक्टिव है। ठीक है, जब 11 मशीन एक्टिव है तो प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना उसका आएगा, प्रोडक्शन में कितना आएगा 11 दूना 22, क्योंकि 12 दूना 24 तो 11 दूना 22, मशीन जिस रेशियो में कम हो गया उसी रेशियो में ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले था 12 मशीन तो 48,000 का इनकम होता था, अब 11 मशीन है तो इनकम कितना का होगा, ये प्रोडक्शन है प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है। इनकम कितने रुपए का होगा, 12 मशीन में 48,000 का इनकम होता था, 11 मशीन में 44,000 का, 12 गुना 4 48 तो 11 गुना 4 44,000 रुपये का इनकम होगा। अब प्रोडक्शन में खर्च 22,000 का, इनकम हुआ 44,000 का, तो अब कितना लाभ होगा, अभी का प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी का इनकम यानी 44 में माइनस करेंगे 22 यानी प्रोडक्शन प्लस इस्टेब्लिशमेंट में जो खर्च हुआ वो तो उतना ही रहेगा, ये तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये तो वेरी करेगा नहीं, वेरिएशन एप्लीकेबल है यहाँ और यहाँ। दैट मीन्स प्रोडक्शन में खर्च 22 प्लस 10 यानी 32 को हमने माइनस कर दिया तो ये आ कितना गया 12,000। तो पहले का प्रॉफिट था 14,000, अभी का प्रॉफिट है 12,000। अब देखिए जो इस सवाल में ये कहा गया है कि शेयर धारक को 10% का लाभ हुआ है, तो अब कितने परसेंट की कमी होगी उसके लाभ में, वो 10% का होता लाभ उसे या 20% का, या जितना भी लाभ होता उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी जो है कंपनी का प्रॉफिट जिस रेशियो में कम होगा, जाहिर सी बात है शेयर धारक का भी प्रॉफिट उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट आधा हो जाए तो कंपनी शेयर धारक को भी आधा ही प्रॉफिट देगा, है ना। तो कहा गया शेयर धारक का जो प्रॉफिट है उसमें कितने परसेंट की कमी आएगी, तो जो कंपनी के प्रॉफिट में कंपनी जितने परसेंट का कमी आया है वही हमारा आंसर होगा। बताइए कितने परसेंट का, 14 के पहले प्रॉफिट था, अभी 12 के, अनुपात आप निकाल लीजिए, 7 और 6 का रेशियो आया। 7 को देखते ही हम क्या समझ जाएंगे, 14.28%, 14.28%। जिन्होंने हमारा परसेंटेज का आरंभिक वीडियो देखा होगा वो तो देखते ही समझ जाएंगे कि 14.28% का लॉस पूरे कंपनी को, और जितने परसेंट का लॉस पूरे कंपनी को उतने ही परसेंट का लॉस शेयर होल्डर को। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। अगला प्रश्न पढ़ें, खुद से प्रयास करें और फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। कहा गया है सवाल में बंधु कि किसी कंपनी में 40% एम्प्लॉय जो है वो मेल है, दैट मीन्स रेस्ट 60% एम्प्लॉय जो होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपसे कि पुरुषों का 75%, पुरुषों का 75% यानी 40% का 75%, 75% का मतलब 3/4 यानी 30%, 40% का 3/4 यानी 30%। ये 30% वो हैं जो कि 25,000 से अधिक कमाते हैं, मोर देन 25,000 कमाने वाले ये 30% है पुरुषों में। अच्छा, टोटल में 45% लोग जो हैं, मतलब मेल और फीमेल मिला करके टोटल जो एम्प्लॉय है उसका 45% इस कैटेगरी में आते हैं जो 25,000 से अधिक कमाते हैं, यानी शेष जो रिमेनिंग 15% है वो महिलाओं में होगा। अब पूछा गया है कि महिलाओं का कितना परसेंट, ये 15% महिला है, लेकिन ये महिलाओं का 15% नहीं है, ये टोटल का 15% है, क्योंकि ये 30% क्या है, 30% टोटल का है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये 30% 40% का 30% नहीं है, 40% का तो 75% है जो कि 25,000 से अधिक कमाता है। तो जब हमने 40% का 75% निकाला तो वो जो 30% आया, इस 30% का आधार कौन हो जाएगा, टोटल यानी 100%। उसी तरह से जब हम 45%
45% का आधार कौन है? टोटल 100%, टोटल एम्प्लॉय का 45% है ना। तो उस 45% में अगर हम 30% को माइनस करेंगे तो जो 15% आएगा इसका भी आधार कौन होगा? 100%। लेकिन आपको बताना है ये कि ये महिलाओं का कितना परसेंट है। टोटल का तो 15% है, लेकिन महिलाओं का कितना परसेंट है? हम करेंगे क्या? 15% बटा 60% गुना 100%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 25% महिलाओं का 25% एम्प्लॉय 25,000 से अधिक कमाता है। दूसरा इसका तरीका है और स्मार्ट तरीका एक है एलिगेशन। हमने अक्सर आपसे कहा है कि इस तरह के सवालों में एलिगेशन लगाते हैं। अब जिन्होंने एलिगेशन सीखा है उनके लिए हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए मेल और फीमेल का रेशियो, संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3। यहाँ हमने लिखा मेल, यहाँ हमने लिखा फीमेल। अनुपात नीचे में होता है 2:3। ये किन चीज़ों का अनुपात होता है? संख्याओं का। जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है उन्हें हम जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो सारा कुछ बताएंगे कि क्यों हम यहाँ रेशियो लिखते हैं, इधर हम परसेंटेज क्यों लिखते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब 25,000 से अधिक कमाने वालों का परसेंटेज मेल में कितना है? मेल का कितना परसेंट? 75%। ये 30% नहीं लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ मेल का लिख रहे हैं और यहाँ फीमेल का कितना परसेंट ये हमें निकालना है। और टोटल का कितना परसेंट दिया गया है? 45%। तो यहाँ 45% लिखा जाएगा। अब देखिए इधर डिफरेंस कितने का? 30% का। अच्छा, 30% का डिफरेंस, तो अंतर कितने यूनिट का बंधु? 3 यूनिट का। अच्छा, तो 2 यूनिट का अंतर है, यानी डिफरेंस कितने का होगा? 20% का। 3 यूनिट यहाँ पर है, यानी डिफरेंस 30% का। 2 यूनिट यहाँ है तो डिफरेंस 20% का। ध्यान रखना, हम उन स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं जो एलिगेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हें नहीं जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है। 3 यानी 30% का अंतर, तो 2 यानी 20% का अंतर। और ये आपको पता होगा कि एक तरफ ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम होगा, यानी 20% हम इसमें माइनस कर देंगे। 45% में 20% माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा बंधु? 25%। यही हमारा आंसर हो गया। तो एलिगेशन से अगर हम बनाएंगे तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एलिगेशन को ठीक से समझना ज़रूरी है, और वो हम कराएंगे एलिगेशन का जब वीडियो डालेंगे तब, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।